नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीटेट में प्रयोग होने वाले जो टैग वर्ड्स हैं उसके संबंध में जो है थ्योरी और क्वेश्चंस देखेंगे। ये टैग वर्ड जो है पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स के रूप में जो है ज़्यादातर जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इन टैग वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सीटेट में ऐसा माना जाता है कि सीटेट में इन टैग वर्ड से आप 40 टू 50% क्वेश्चंस तक सही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस से जुड़े होते हैं, ये टैग वर्ड्स से जुड़े होते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस होंगे तो टैग वर्ड से आप जो है ये जान पाएंगे कि ये 2 क्वेश्चंस तो टैग वर्ड से है, तो इसको काट दीजिए। अब बचे 2 ऑप्शंस, तो आप जो है सीधा 2 ऑप्शंस में अपना दिमाग लगाइए। ऐसे जो है देखेंगे तो आप 40 से 50% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए ये टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है कि ये टैग वर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी शिक्षण में जो है हिंदी पेडागोजी में, ईवीएस पेडागोजी में, मैथ पेडागोजी में, हर जगह ये टैग वर्ड्स मतलब यूज़ होते हैं। इसलिए ये कंप्लीट वीडियो है सीटेट के लिए और ये इम्पॉर्टेंट है। जो पहली बार जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो इन टैग वर्ड्स को अपने जो है नोट्स में नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है 40 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जीन पियाजे, वाइगोस्की, इन सब के संबंध में मैंने टैग वर्ड दिया है कि अगर यहाँ नाम आए, इनका नाम आए, तो आपको इनके नाम में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। आत्मसातीकरण अगर शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझिएगा इसका संबंध जीन पियाजे से। समायोजन, संतुलन, इन तीनों का मतलब क्या होता है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो पुरानी इन्फॉर्मेशन में जोड़ देना। ठीक है, आत्मसातीकरण का मतलब है तो कोई नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन में जोड़ देना। जैसे आप इससे पहले बच्चा जो है जानता है कि कुत्ते को जो है जानवर कहता है। अब एक दिन उसने बंदर देखा तो उसने कहा कि मम्मी ने उसको बताया एनिमल। तो अब उसने क्या किया, कुत्ता तो एनिमल था ही अब उसके लिए जो है मंकी भी एक एनिमल हो गया। तो ये पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ दिया। समायोजन में क्या होता है, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन में जोड़ना प्लस उसमें संशोधन करना। ध्यान रखिएगा, जोड़ना प्लस संशोधन करना होता है। संतुलन में क्या होता है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, संतुलन कहलाता है। नन्हे वैज्ञानिक होते तो अक्सर बच्चे कहा गया है कि भाई जीन पियाजे ने बच्चों के संबंध में कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। स्कीमा शब्द का प्रयोग हो जाए, जो भी आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, जो भी आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन है, वो सब स्कीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अपने वातावरण के साथ, खोजबीन के साथ जो है सीखते हैं, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जो है जीन पियाजे के जो है शब्द जो है। तो इतने शब्दों को अच्छे तरीके से अपने जो है आपको याद करना है। अब आ जाते हैं लेव वाइगोस्की। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं अंतःक्रिया शब्द का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, भाषा के लिए जो है वाइगोस्की के कथन याद रखिएगा। परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्ता, सामाजिक वार्ता, आंतरिक वार्ता, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी और एमकेओ, इतने शब्दों को आप लेव वाइगोस्की से संबंधित याद रखिएगा। इस संबंध में मैंने एक एक प्रॉपर क्वेश्चंस कराए हैं, आपको वो क्वेश्चंस देख लेना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंस कोहलबर्ग का। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। नैतिक तर्कणा की बात हो रही हो, जहाँ पे बच्चा सही और गलत के बीच में तर्क करता हो, तो नैतिक तर्कणा कहते हैं। तो वो भी कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। नैतिक दुविधा, जहाँ पे दो सही चीज़ों में जो है दुविधा क्रिएट हो रही हो, जैसे माता पिता में कौन अच्छा है, सबसे बेस्ट कौन है, किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कौन सी चॉकलेट तुम्हें पसंद है, ये सब चीज़ें नैतिक दुविधा से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके 3 चरण हैं, तीनों चरणों के नाम याद रखना। पूर्व जो है नैतिकता चरण, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक नैतिकता चरण जिसे कन्वेंशनल लेवल, और उत्तर नैतिकता चरण पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। लॉरेंस कोहलबर्ग में ये इतने शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं विकास के संबंध में जो है क्या होता है। तो देखिए, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है।
शीर्षाभिमुख जो है सिद्धांत कहते हैं, मतलब सिर से पैर की ओर चलती है। समीप दूरस्थ जो है सिद्धांत भी विकास के संबंध में आता है, मतलब जो है विकास की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बीच से शुरू होती है और बाहर की ओर जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक होता है और ये गुणात्मक, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक रूप से नहीं होती, गुणात्मक रूप से होती है। गुणों के रूप में नापते हैं हम, मात्रात्मक रूप में नहीं नापते। ये चक्रीय तरीके से होती है, ना कि रेखीय तरीके से। इतना दो पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। विकास जो है चक्रीय रूप में होता है, ना कि रैखिक रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो सीखने का सिद्धांत है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इतनी बातों को याद रखना। ठीक है, चोम्स्की का जो है सिद्धांत, जो चोम्स्की ने अगर कोई बात आ जाए तो उसमें चोम्स्की में आपको ये याद रखना है कि जो है भाषा के संबंध में इन्होंने यही कहा कि बच्चे की जो है बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो जन्मजात वाली अवधारणा को यहाँ पे जो है अपने दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो एग्जाम में आपसे ऑप्शंस में या क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है, अपसारी और अभिसारी दो प्रकार का चिंतन होता है। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है जब बच्चा जो है किसी प्रश्न का कई उत्तर जो है, संभावित कई उत्तर उसके दे पाता है, तो उसे कहते हैं अपसारी प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, अपसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं, वो हाई आईक्यू वाले होते हैं। क्या? हाई आईक्यू वाले होते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आंतरिक प्रेरणा। तो कोई भी कार्य जो है प्रेरणा से रिलेटेड होता है। भाई मोटिवेशन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आंतरिक प्रेरणा का संबंध जो है हम पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में देखते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई भी कार्य उत्तेजित करता है तो वो आंतरिक प्रेरणा की वजह से उत्तेजित करता है। लंबे समय के लिए कार्य के लिए अगर कोई कार्य करवाना चाहे, तो जब तक आपका आंतरिक प्रेरणा का संबंध जो है उसके रुचि, इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट से जुड़ा होता है, रुचि से जुड़ा होता है, आनंद से जुड़ा होता है। आंतरिक प्रेरणा से जो है अगर कोई कार्य करेगा, तो जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उस काम में, तब तक नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करके सीखना या ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो कोई भी बच्चा जब कोई कार्य करता है तो करके सीखता है। ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाएगा करके सीखना एक पॉजिटिव होगा, है ना। ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो भाई मैंने आपको बताया अंतः क्रिया, भाई सामाजिक और सांस्कृतिक अंतः क्रिया का परिणाम होता है, या फिर हेरिडिटी और कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, अनुरूपक चिंतन, अगर इस शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड में ध्यान रखिएगा। अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि नई जो है स्थिति को पुरानी स्थिति से तुलना करके समझना या प्रश्नों को हल करना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, पुराने और नई के बीच में तुलना करना और फिर उसके बाद जो है अपनी चीज़ों को समझना या प्रश्नों को हल कर पाना, ये होता है एनालॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। समावेशी शिक्षा, ये जो होता है समावेशी, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक ही वातावरण में समान अवसर देना, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसका मूल अर्थ ये होता है कि इसका अर्थ ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही जो है सुधार करना। ठीक है, इसका मूल अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षण प्रक्रिया के तो बच्चे को, भाई जब अगर बच्चा क्लास में पढ़ता है तो सबसे बेस्ट मूल्यांकन होगा रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसी दौरान ये आपने मूल्यांकन किया कि भाई बच्चे में जो है इन चीज़ों की कमियां हैं। और वो मूल्यांकन कैसे करेंगे? जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे, मौखिक प्रश्न पूछिए, उसका इंटरव्यू लीजिए और फिर आप बच्चे का जो है एक फीडबैक जो है दीजिए, तैयार कीजिए एक। ठीक है, पूर्व ज्ञान, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंपल सी भाषा में समझिए कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को हमें महत्व देना है, ना कि उसको जो है नज़रअंदाज करना है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की जो भी गलतियां करते हैं, त्रुटियों को भी हमें महत्व देना है। त्रुटियां जो होता है वो सीखने में बच्चे की मदद करते हैं, तो त्रुटियों को हमें
पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में देखना है और ये हमारे बच्चे को सीखने में मदद करती हैं। ये हमें बताती हैं कि बच्चा सीख रहा है, पहली सीढ़ी चढ़ गया, दूसरी सीढ़ी चढ़ गया, फिर उसके बाद गलतियां करता है। तो गलतियां करना एक जो है सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे 11वां पॉइंट्स दिया गया है, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा का संबंध है किसी जो है प्रगतिशील का मतलब होता है किसी भागीदारी के द्वारा जो है सिखाना किसी कार्य को, ठीक है, करके सीखना। तो ये जो शिक्षा का सिद्धांत ये जॉन डेवी, अब डेवी का तो नाम ऐसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, डेवी। तो जॉन डेवी ने जो है ये दिया था, है ना। और इसमें क्या होता है, इसका मूल अर्थ होता है बच्चों को रचनात्मक कार्यों से जो है सिखाना, है ना। इसमें जो है और दूसरा पॉइंट होता है सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से जो है सिखाना। तो ये सब प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण होते हैं। लचीलापन और गतिशीलता का संबंध क्या है, तो भाई कोई भी चीज़ जो है सिलेबस लचीला होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। टीचर का जो है पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो है लचीलापन होना चाहिए। इस तरीके की कुछ शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं। रचनावाद और सृजनात्मकता, तो रचनावाद का संबंध वही है जैसे कि यहाँ पे रचनावाद का है, जो है बच्चा स्वयं से कार्य करके सीखता है। सृजनात्मकता का संबंध है क्रिएटिविटी से, तो इसको महत्व देना है। बच्चों के रचनावाद वाले जो है तरीकों को महत्व देना है, सृजनात्मकता को महत्व देना है, बच्चों के बार बार प्रयास करने को महत्व देना है। समायोजन और अनुकूलन जो कि पियाजे से संबंधित है, ये पॉइंट आप याद रखना है, ठीक है। खोज विधि, खोजने को महत्व देना है, बच्चों को खोज विधि खोजने को महत्व देना है। प्रोत्साहन को महत्व देना है बच्चों को, भाई बच्चे को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे उतना ही वो बच्चा जो है सीखने में और बेहतर होता जाएगा। संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट, इसको महत्व देना है। बच्चे के जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इन सभी ग्रोथ का ध्यान रखना है, ठीक है। श्रवण और दृश्य वाली सामग्री का प्रयोग करना है, किसी भी हाल में इन दो सामग्रियों को हटाना नहीं है ना। बच्चे की सीखने में ये सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। कहानी, कथन, ये सब बच्चों के सिखाने में मदद करती हैं। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, तो बच्चों के जो भी आप जो भी सीख रहा है बच्चा, उन सभी चीज़ों को उसके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को एनिमल्स के नेम पढ़ाते हैं तो आप ऐसे एनिमल्स नहीं पढ़ाने जो उसने देखे नहीं, ऐसे एनिमल्स पढ़ाने की कोशिश कीजिए जो वो जानता हो। जैसे आप उससे कहिए डॉग आपने देखा है, तो वो बताएगा कि हाँ घर के बाहर निकला था तो मैं डॉग देखा था। फिर कैट देखा था आपने, हाँ बिल्कुल मैंने देखा था। और क्या देखा आपने, काऊ देखा, तो बोला हाँ काऊ देखा। और बफेलो देखा, हाँ मैंने बफेलो भी देखा। इस तरह हैन देखा, मुर्गी देखो, तो कुछ कहेंगे मैंने नहीं देखा, कुछ कहेंगे हाँ मैंने देखा है क्योंकि वो अंडा खाते होंगे, है ना। इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती है। तो इस तरीके से दैनिक जीवन से उसको जोड़ना है, ठीक है। अगर मैथ की गणनाएं पढ़ा रहे हैं तो 2+2 कितना होता है, तो इसको ऐसे जोड़ने का प्रयास करिए। देखो ये बेटा ये 2 टमाटर हैं और ये 2 टमाटर, तो अब कितने हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ये सब शब्दावलियाँ जो होती हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आते हैं, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी। और पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब होता है जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव रूप में पूछे। आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व होता है, जबकि जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्कूल सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम को महत्व दिया जाना चाहिए। भाई सहयोगात्मक में क्या होता है, जब ग्रुप्स में बच्चे एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो उनके साथ बोलचाल करेंगे, है ना, एक दूसरे को वोकैब कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो ये सहयोगात्मक अधिगम के कुछ लाभ होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं निगेटिव टैग वर्ड में। तो अगर ये शब्द आ जाए तो तुरंत आपको आंसर को जो है गलत समझ के मान के जो है चलना है, ठीक है। मतलब इन शब्दावलियों का प्रयोग जो है क्वेश्चंस में निगेटिव टैग वर्ड के रूप में होता है। अब जैसे कि बच्चे रूढ़िवादी सोच के जो है होते हैं, तो बच्चे रूढ़िवादी सोच के नहीं होते हैं, इनको रूढ़िवादी सोच का नहीं बनाना है। वैज्ञानिक शब्दावलियों, बच्चों को पढ़ाते हुए वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। बच्चे खाली स्लेट होते हैं, तो बच्चे देखिए खाली स्लेट नहीं होते हैं। बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ भरा होता है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले वो समाज में उठते बैठते हैं, माता पिता के साथ बतियाते हैं, उनके साथ एक्टिविटी क्रियाकलाप, खेलते कूदते सब कुछ। तो इसलिए खाली स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। निगमन विधि, पढ़ाने के लिए बेस्ट विधि मानी जाती है आगमन विधि। उसके निगमन विधि का मतलब होता है कि पहले बच्चों को नियम बताना और फिर जो है उदाहरण देना। आगमन विधि जो कि जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में होता है, आगमन विधि जस्ट उल्टा होता है, जहाँ पे पहले उदाहरण देना फिर उसके बाद नियम बताना। अभिसारी सोच, तो देखिए अभिसारी सोच का मतलब होता है कि कन्वर्जेंट जो है थिंकिंग होता है,
कि बच्चे से प्रश्न पूछना और बच्चा उस प्रश्न के एक संभावित उत्तर देना, एक संभावित उत्तर देना ही जो है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। तो एक जो है संभावित उत्तर देना, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस नहीं माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि एक ही आंसर है, इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आंसर को सिर्फ केवल सही आंसर ढूंढना होता है। लेकिन आपको जब हम कुछ शब्द के संबंध में लिखने को कहते हैं कि आप अच्छा लिख के दिखाओ इसके बारे में क्या जानते हो, तब जो है वो अपसारी सोच का चिंतन कहलाता है। तब आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने जो है दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, है ना? इस तरीके से होता है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, नंबर के लिए पढ़ना, या फिर किसी टॉपिक का व्याख्यान कर देना तो व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ना, पुस्तक केंद्रित शिक्षा या शिक्षक चाइल्ड जो है एजुकेशन, तो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था कि बच्चा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पे बच्चे को ध्यान में रख करके सारी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे टीचर को ध्यान में सब कुछ कराने कह रहा तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। पुस्तक केंद्रित शिक्षा का जो है कोई भी जो है सही नहीं होता। रटने और कंठस्थ जो है पर जोर देना, रोल लर्निंग पर जोर देना, हतोत्साहित करना, बच्चों को डिस्करेज करना बात बात पे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, केवल, मात्र और सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल हो तो तुरंत जो है ऑप्शन को काटते चले जाना, ठीक है। सीमित और अपर्याप्त कोशिशों को भी जो है निगेटिव टैग वर्ड में रखना है। डांटना या सज़ा देना, इस तरीके बच्चों को जो है बात बात पे डांटना नहीं चाहिए या सज़ा देना, इससे बच्चे ढीठ हो जाएंगे और जो है आप कुछ समय के बाद वो आपका दिया हुआ कार्य भी नहीं करेंगे। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, ये योगात्मक मूल्यांकन का मतलब इसका मतलब होता है कि एक जो है आखिर में, लास्ट में एक परीक्षा करा लेना, ठीक है, मूल्यांकन की दृष्टि से परीक्षा करा, जबकि वो योगात्मक मूल्यांकन की जगह सतत, व्यापक और रचनात्मक मूल्यांकन बेस्ट रहता है। रचनात्मक मूल्यांकन जहाँ पढ़ाते जा रहे हो और उसका मूल्यांकन टेस्ट भी देखते जा रहे हो कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है, इसको पढ़ाएंगे, इधर आओ, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में परीक्षा आयोजित करा करके उसका मूल्यांकन ले ले, तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। मानकीकृत जो है शिक्षा का प्रयोग करना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, इससे बच्चा जो है उसका किसी कार्य में जो है इंटरेस्ट नहीं जगेगा, है ना, तो ढीठ हो जाएगा एक तरीके से, अगर शब्दावलियों में बात करें। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता को हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान रखना, लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां ये कर सकती है और लड़के ये कर सकते हैं, है ना, तो बैरियर नहीं बनाना है लड़का और लड़की के संबंध में। बच्चों के विचारों और त्रुटियों पर ध्यान न देना, तो बहुत ही वाहियात चीज़ होती है कि अगर आप बच्चा आपसे कुछ बार बार कह रहा है तो उस पर ध्यान ना देना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के विचारों और को जो है महत्व देना चाहिए और उसकी जो है बात बात पे आलोचना नहीं करनी चाहिए, ना ही तुलना करनी चाहिए। व्याकरण और परिभाषा और नियम याद कराने पे जोर नहीं देना चाहिए। दो विद्यार्थियों में तुलना, आलोचना, तुलना करना, ये भी गलत है। और परीक्षाएं आयोजित करना, ठीक है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से जो है टैग वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, महारत उन्मुख शिक्षार्थी मतलब जो है प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, सामान्यतः सफलता का श्रेय डैश डैश को और असफलता का श्रेय डैश डैश को जाता है। तो देखिए, सफलता का श्रेय उसकी योग्यता को जाता है, भाई योग्य है इसीलिए तो वो सफल है। और असफलता का श्रेय उसको अच्छी किस्मत को तो नहीं बोल सकता, है ना। अच्छी किस्मत, तो यहाँ पे देखिए ए और जो है सी कट गए। कोशिश, खराब किस्मत, किस्मत को दोष नहीं देते, देखिए यहाँ पे याद रखे ना। तो यहाँ पे असफलता को श्रेय वो किस्मत को नहीं देते, वो बल्कि अपर्याप्त कोशिशों को देते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने अपर्याप्त कोशिश का जिक्र किया है शब्द का, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। टीचर द्वारा विद्यार्थियों में आत्म प्रेरणा विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आत्म प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन करने का क्या उद्देश्य होता है? भाई उन्हें पुरस्कार देना, पुरस्कार देना बात बात पर, है ना, उन पर नियंत्रण करना, ये बात बात पर, उन्हें परीक्षा में अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना या अधिक अंक देना, कम अंक देना। तो यहाँ पे बच्चों के जो है आत्म प्रेरणा विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीखने में स्थायी रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाई समावेशी शिक्षा जहाँ पे सभी बालक समान रूप से पढ़ें, तो यहीं पे सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करना हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो गया। बाकी जो है अलग विद्यालय में भेज देना, अलग शिक्षा देना, या किसी केवल कुछ बच्चों को विशेष जो है प्रशिक्षण देना,
है ना, कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब निगेटिव टैग वर्ड में आएंगे, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक टीचर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2023-24 में जो है पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को टैग वर्ड से हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए टीचर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो भैया देखो, एक जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रह की पुष्टि करे, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, केवल एक ही काट दीजिए, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे जो है सही होगा। ठीक है, अभी कथन दिया गया है, टीचरों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी कथन यहाँ पे टीचर के द्वारा किया गया आलंबन जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता, ये गलत है। यहाँ पे ले वाइगोस्की ने अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो रचनावादी क्या होता है, कक्षा जहाँ पे बच्चे स्वयं से करते हुए सीखते हैं, है ना, तो अपनी एक्टिविटी करते हैं और खुद जो है धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को सिर्फ जाने पहचाने सवालों को हल करना, या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव प्रदान करना, या फिर ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीखते रहना, या अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो आंसर हो गया छठवें का। देखिए, तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे सिर्फ जाने पहचाने सवालों को जो है हल करना नहीं होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। ठीक है, बाकी सभी यहाँ सही है। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस रूप में नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे स्वयं के व्यवहार को, यहाँ पे आत्मवाक, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया था, तो यहाँ पे आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो यहाँ पे होता है टीचर जो होता है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो टीचर ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये तो यहाँ पे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये चीज़ तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। टीचर जो है निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई प्रगतिशील शिक्षा में जो है प्रमुख सिद्धांत है, यहाँ पे सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे निष्क्रिय जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, यहाँ पे सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है टैग वर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, टारगेट जो है अचीव करने में हेल्प करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को भी पहुँचाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।